हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सिंपल हार्मोनिक वेव का रिवीजन कर रहे थे और इस रिवीजन के दौरान हम लोग स्टैंडिंग वेव को पढ़ रखे थे, जिसमें लास्ट में हमने ऑर्गन पाइप पढ़ा और इंड करेक्शन ऑफ ऑर्गन पाइप, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। द न्यू टॉपिक इज इन सिंपल हार्मोनिक वेव इज बीट। बीट क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो बीट क्या होता है, कहते हैं व्हेन टू सोर्सेज of similar frequency सिमिलर फ्रीक्वेंसी कहने से क्या मतलब है, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। स्मॉल डिफरेंस कहता है, ये डिफरेंस लगभग 14 हर्ट्ज तक हो तब तो प्रॉपर बीट मिलता है। तो टू साउंड सोर्स ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी आर सुपरपोज, then beat will form। तब बीट का फॉर्मेशन होता है। चाहे दो साउंड सोर्स हो, तो दो साउंड सोर्स सिमिलर फ्रीक्वेंसी के हों, यानी उनमें यदि साउंड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस यदि कम है और वह दोनों सुपरपोज करते हैं या साउंडेड टुगेदर कह सकते हैं, तो एक बीट फॉर्मेशन होता है। जैसे हार्ट का भी साउंड है ना, तो हार्ट बीट बोलते हैं, हार्ट साउंड नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट के पास दो ऐसे ऑर्गन हैं जो साउंड क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कहते हैं, और एक सेमुलुनार होता है। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा ये सारी चीज़ें। जो लब डब का साउंड क्रिएट करते हैं, उनके फ्रिक्वेंसी में स्मॉल डिफरेंस होता है, इसीलिए उनका जो रिजल्टिंग साउंड जो आता है उसको हम लोग बीट कहते हैं। इसको कहते हैं हार्ट बीट, है ना। तो ऐसा नहीं कि बीट फॉर्मेशन साउंड के केस में होगा, ट्रांसवर्स के भी केस में, यानी स्ट्रिंग वेव के भी केस में बीट फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लिया कि कोई साउंड सोर्स है y1 इज इक्वल टू, हमने लिखा a साइन ओमेगा 1t, जहाँ पे सुपरपोज किया वहाँ के SHM की बात कर रहे हैं हम लोग। y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t। इसको थोड़ा सा ओपन करें तो ऐसे लिख सकते हैं a साइन 2 पाई n1t, और इसको यदि देखें तो a साइन 2 पाई n2t। अब दोनों साथ में यदि सोर्सेज यदि सुपरपोज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं y1 प्लस y2, और जहाँ पे इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो a देखिए कॉमन होगा, और यहाँ से लिखेंगे साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t। अब देखिए साइन a प्लस साइन b का फार्मूला हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा, एक लंबा सा डेरिवेशन है, बहुत शॉर्ट सा डेरिवेशन है ये। तो a साइन a प्लस बी बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे n1
प्लस N2 बाई 2 इंटू टी, और प्लस नहीं यहाँ पे फिर कॉस a माइनस बी, तो 2 पाई N1 माइनस N2 बाई 2 इंटू टी। ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइम्स ये हो जाएगा 2a साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। जरा ये वाला जो टर्म है कॉस वाला मैं पहले लिखता हूँ, तो 2a कॉस 2 पाई N1 माइनस N2 बाई 2, ये है बेटा आपका एम्पलीट्यूड का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड साइन 2 पाई N1 प्लस N2 बाई 2 इंटू टी। और जो एवरेज फ्रिक्वेंसी से साउंड जो है वो प्रोपागेट करता है, और ये है एम्पलीट्यूड का वेरिएशन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, देखिए ये R हो गया पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू R हो गई, तो R साइन 2 पाई N1 प्लस N2 बाई 2 इंटू टी, या इसको लिख सकते हैं R साइन 2 पाई N एवरेज, उन दोनों का N का एवरेज वैल्यू इंटू टी, या ओमेगा एवरेज कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1। तो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव आफ्टर सुपरपोजिशन व्हेन इट इज फॉर्म बीट, जहां पे R की वैल्यू है 2a cos 2 पाई N1 माइनस N2 बाई 2 इंटू टी। जरा तो ये जो बीट है, बीट का साउंड कैसे सुनाई देता है? जैसे देखिए एक तरीके से सायरन का साउंड सुने आप, एक बार बहुत तेज और फिर हुटर टाइप का, हुटर आप लोग बोर्ड का क्लास दिए होंगे तो कहीं सेंटर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हुटर जैसा साउंड सुनाई देता है। तो मैक्सिमम साउंड पे धीरे 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 करते हुए कम, और फिर एकाएक ज़्यादा, फिर ऐसे कम, यानी एक पीरियाडिक वेरिएशन होता है साउंड के लाउडनेस में, पीरियाडिक वेरिएशन इन द लाउडनेस ऑफ साउंड, ऐसा हमें मिलता है बीट फॉर्मेशन जब होता है। तो ऐसा हार्ट बीट के भी साथ होता है, ये भी एक पीरियाडिक वेरिएशन के साथ हमें साउंड सुनाई देता है, पर कब जब इसको एम्पलीफाई करते हैं तब हमें समझ में आता है, मशीन लगा के हमें सुनने पे पता चलता है। ठीक है, अच्छा इसको आप लोग लिखिए, और देखिए मैं अब R इज इक्वल टू लिखने जा रहा हूं, एनालिसिस ही चल रहा है। R इज इक्वल टू 2a साइन कॉस 2a कॉस N1 माइनस N2 बाई 2, यही बना था इक्वेशन में, R की वैल्यू इसी से रिप्लेस किए थे हमने। जरा देखिए इंटू टी, R कब मैक्सिमम होगा? देखिए ये तो क्लियर है कि यहां पे जो एम्पलीट्यूड दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड का पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है। पीरियोडिक वेरिएशन, और जब हमें पता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो यदि एम्पलीट्यूड या ए कहें या आर कहें, यदि एम्पलीट्यूड का पीरियाडिक वेरिएशन होता है, पीरियाडिक नहीं, देखिए समय के साथ यह कॉस की वैल्यू 0 से लेके 1 तक यह चेंज होती रहेगी, तो 0 से लेकर 1 तक जब यह चेंज होगी तो ये भी वैल्यू चेंज होगी, और 0 से क्या कहेंगे, -1 से 0, फिर 0 से 1, ऐसा कुछ मिलने वाला। तो आई भी पीरियाडिक हो जाएगा, तब आई का भी नेचर हो जाएगा बच्चों पीरियाडिक। जब आई भी पीरियोडिकली चेंज करेगा, और अच्छा स्क्वायर है तो यह वैल्यू पीरियोडिक कहाँ से कहाँ चेंज करेगा, 0 से लेकर आई तक, मैक्सिमम तक, आई मैक्स तक चेंज होगा।
जब 0 होगा यानी साउंड का लाउडनेस कम होगा। कैसे? लाउडनेस बराबर क्या होता है? एल डी बाई, देखिए कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, एल डी बाई इज इक्वल टू 10 log 10 आई अपॉन आई नॉट, ये फार्मूला होता है ये लाउडनेस के लिए। तो यहाँ से ये जो साउंड लाउडनेस है यह प्रूफ हुआ कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड के पीरियाडिक वेरिएशन होने से लाउडनेस आल्सो पीरियोडिकली वेरी, एक निश्चित समय के बाद यह वेरी करता रहेगा, पीरियोडिकली वेरी। ठीक है। अब जो R की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैं लिखने जा रहा हूं 2A, देखिए cos, ये वैल्यू कितनी होगी? cos की वैल्यू +1, मैक्सिमम वैल्यू यानी 2A when cos n1 माइनस n2 बाई 2, यहाँ पे 2 पाई देखो बेटा छूट गया है, 2 पाई यहाँ इंटू 2 पाई इंटू टी इज इक्वल टू 1। यह तभी संभव है जब थीटा की वैल्यू जरा देखिए कितना हो, तो कहेंगे 0 हो, 2 पाई, 4 पाई, यानी 2n पाई का मल्टीपल हो, यानी n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू 2 पाई इंटू टी इज इक्वल टू 2n पाई। देखिए 2 पाई कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से t इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे जो n है कंफ्यूजन न हो तो इसको मैं कैपिटल N से लिख रहा हूँ क्योंकि कैपिटल N बिलोंग्स टू इंटीजरल वैल्यू। तो t इज इक्वल टू, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो n अपॉन n1 माइनस n2। n की वैल्यू यदि हम 0 पुट करेंगे तो 0 यानी स्टार्ट ऑफ द टाइम, ये टाइम की वैल्यू बता रहा है। यदि 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन n1 माइनस n2, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, लाउडनेस हमारा मैक्सिमम होगा, यानी यहाँ पे मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे कम हुआ होगा, फिर यह समय आते आते फिर मैक्सिमम, फिर 2 अपॉन n1 माइनस n2, यहाँ पे फिर मैक्सिमम, और फिर 3 अपॉन n1 माइनस n2, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। इस तरीके से वेरिएशन चलता है। सिमिलरली यदि मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू की, तो R की जो मिनिमम वैल्यू है, और देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए था कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करना है तो चाहे प्लस ए रहे चाहे माइनस ए रहे, तो यहाँ पे प्लस ए माइनस ए दोनों के लिए यदि हम कंडीशन करें तो यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। कुछ भी वैल्यू दे दें तो प्लस माइनस 1 होगा, तो यह प्लस माइनस 2a मिलने लगेगा। और प्लस माइनस 2a मिलने के लिए यहाँ पे जो n पाई, 2n पाई नहीं सिर्फ n पाई हम लोग लिखेंगे। देखिए तो जो रिजल्ट में जो चेंज आएगा, पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, और ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसमें 2 2 बार कैंसिल हो गया था, ध्यान दीजिए, पाई पाई कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, और n ये वैल्यू आएगी। कब? जब R की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस माइनस 2a बन जाता है। उसी तरीके से मिनिमम वैल्यू R की, तो मिनिमम निगेटिव मत करिएगा, मिनिमम निगेटिव नहीं, यहाँ पे मिनिमम को आपको 0 समझना है। तो मिनिमम वैल्यू 0 कब? जब थीटा की वैल्यू डायरेक्ट देखिए n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू इधर 2 पाई टी बराबर कब? जब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस पे वैल्यू कॉस की 0 हो जाती है। इसको मैं लिख रहा हूँ 2n प्लस 1
इंटू पाई बाई 2। 0 पुट करेंगे पाई बाई 2, 1 पुट करेंगे 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऐसे पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे t इज इक्वल टू देखिए क्या बनेगा, तो 2n प्लस 1 और अपॉन 2 n1 माइनस n2 ये बनेगा। जरा 0 पुट करेंगे तो देखिए ये बनेगा समय 1/2 n1 माइनस n2, फिर देखिए 3/n1 माइनस n2, फिर होगा 5/n1 माइनस n2, यहाँ पे 2 भी, अप टू सो ऑन। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया, फिर यहां तक देखिए ये जो समय है इन दोनों के बीच का समय है, यानी बीचों बीच, यानी कुछ समय के बाद जस्ट इनको बीच, फिर मिनिमम हो जाएगा, फिर मैक्सिमम होगा यहाँ तक, फिर यहाँ देखिए ये समय इन दोनों के बीच का है, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, ऐसे चलता रहेगा। कौन कौन समय पे मिनिमा मिलेगा ये दिख रहा है, कौन कौन समय पे मैक्सिमम मिलेगा ये दिख रहा है। और यही स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाऊंगा एक डायग्राम, इसको देख के आप बहुत खुश हो जाएंगे, अरे ये ऐसे होता है क्या, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये तो रहा पीरियाडिक वेरिएशन का, ये ध्यान रखना है ये। अब इसमें दो चीजें हैं, वो है जैसे कि दो अल्टरनेटिव मैक्सिमा जो मिल रहा है एक के बाद एक, उसको दो मैक्सिमा कहें या दो मिनिमा कहें, उनके बीच का जो टाइम गैप है उसी को बीट टाइमिंग कहते हैं, यानी मैक्सिमम से अगेन मैक्सिमम मिलने का। तो मैक्सिमम साउंड, फिर 0, फिर मैक्सिमम, एक साइकिल हो गया। तो टाइम पीरियड ऑफ बीट इज इक्वल टू टाइम गैप between two consecutive maxima और minima। जो कि टीबी से यदि डिनोट करें, देखिए घटा कर देखिए किसी अगले वाले से पिछले वाले को, तो ये आएगा 1/n1 माइनस n2, ध्यान रखिएगा। और इसका मॉड कोई भी बड़ा कोई छोटा हो सकता है, तो n1 माइनस n2 का जो डिफरेंस होगा उसका मॉड। और nb इज इक्वल टू 1/tb, फ्रीक्वेंसी जस्ट इसका उल्टा, इज इक्वल टू n1 माइनस n2 का मॉड, और दिस वन इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और ये जो हमने बताया ये था ये बताने के लिए कि देखिए एम्पलीट्यूड पीरियाडिक वेरी कर रहा है, ये प्रूफ भी किया हमने, देखा, और उसकी वजह से जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो भी पीरियाडिक वेरी करेगा। यही वेरिएशन बीट का है, जहाँ पे बीट टाइम पीरियड 1/n1 माइनस n2 होता है और बीट फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2। ध्यान रहे, मॉड लगा रहे, n2 माइनस n1 भी n1 माइनस n2, क्योंकि दोनों में से कोई बड़ा छोटा हो सकता है। लिखिए इसे, अब जरा देखिए, यहाँ से कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसका ग्राफ का वेरिएशन देखिए, ये और ये समय पे मैक्सिमा मिलेगा, इन समय पे मिनिमा मिलेगा। आपको मैं इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ दिखाता हूँ। देखिए जो ग्राफ प्लांट होगा, अब देखिए ये है y1 और एक है y2, दोनों इक्वेशन हैं, और दोनों को यदि सुपरपोज करते हैं तो ये आपका रिजल्टिंग आता है। और यहाँ पे देखिए ये जो समय है मैक्सिमा या 0 है,
ये जो मैक्सिमा है 1/n1 माइनस n2 है, और ये है फिर मैक्सिमा, फिर 2/n1 माइनस n2 है। ये समय है, इस पे t है और इस पे डिस्प्लेसमेंट है 2/n1 माइनस n2। और यहाँ पे जो मिनिमा मिल रहा है, ये देखिए वह समय जो मिनिमा का जो टाइमिंग लिखा गया था, ये है 1/2n1 माइनस n2। ये है आपका 3/2n1 माइनस n2। ऐसे ही आगे 5/2n1 माइनस n2। तो देखिए दो मैक्सिमा के बीच का जो टाइम पीरियड है 1/n1 माइनस n2, या दो मिनिमा के बीच का भी यही टाइम पीरियड है। ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को यदि यही हार्ट बीट का यदि हम ईसीजी की रिपोर्ट करते हैं ना, तो यही स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है ग्राफ में। तो देखते हैं, जब ये तो एक साइकिल करा हुआ नंबर ऑफ साइकिल चल रही हैं, तो जब उसको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत छोटा बनाने के लिए देखिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये देखिए ऐसे 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 बनता है ना, देखिए ऐसे कुछ इस टाइप से। तो एक रेगुलर ऑर्डर में यदि वेरिएशन रहता है तो कहते हैं कि हार्ट बीट सही है ना, हार्ट पंपिंग सब सही चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दिख रखा है वेव 1, ये पहला वेव है। ये देखिए वेव 2, वैसी चीज़ को दिखाया जा रहा है। ये है वेव 2। जब दोनों यहाँ पे सुपरपोज करेंगी तो देखिए ये CI क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। देखिए यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है 2a, फिर यहाँ पे देखिए मिनिमा मिल रहा है, मिनिमम तक जा रहा है, फिर मैक्सिमम जा रहा है, फिर मिनिमम जा रहा है, फिर मैक्सिमम। तो यही जो स्ट्रक्चर जो बनता है, आप देखिए जब एक लंबा सा पीरियाडिक वेरिएशन को छोटे पेज में दिखाना रहता है तो ये लगभग कुछ ऐसे ऐसे बनता है, कुछ ऐसा। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ। और यही स्ट्रक्चर बीट फॉर्मेशन है, और यही ईसीजी मशीन भी मेजर करती है। इससे डॉक्टर क्या क्या चीज़ें निकालते हैं उनका अलग अपना स्टडी है। क्लियर? तो इसको आप बना जाइए। क्वेश्चन है, टू स्ट्रिंग A एंड B प्रोड्यूस बीट 4 हर्ट्ज। एक स्ट्रिंग है A और एक स्ट्रिंग है B, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है Na माइनस Nb इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज दिया है। अब ये N1 N2 समझ सकते हैं आप इसको, यहाँ पे Na Nb बोल दिया है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि B बड़ा हो A छोटा हो, ये आ रहा। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि Na भी बड़ा हो सकता है या Nb भी बड़ा हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू स्टेट नंबर 1। व्हेन द टेंशन इज B इज स्लाइटली इंक्रीज, द बीट फ्रीक्वेंसी चेंजेस टू 2 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज से बदल जाता है। तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज 30 हर्ट्ज, देन फाइंड द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ B। जरा इसको आप खुद से ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं। तो देखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू, फंडामेंटल के केस में इसको कंसेप्ट डेवलप करते हैं। करा व्हेन द टेंशन इज बी स्लाइटली इंक्रीज, यदि टेंशन इंक्रीज करेंगे तो निश्चित रूप से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, यानी एनबी इंक्रीज करने की बात कर रहा है। तो एनबी यदि इंक्रीज करेंगे, दोनों ही केसेस में चाहिए, इसमें यदि बढ़ाएंगे
तो ये निश्चित यदि NB बढ़ेगा तो ये 4 से बढ़कर कुछ और वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये शुरुआत में जो इसमें घटाया जा रहा है वह वैल्यू बढ़ जा रही है, ये 4 से वैल्यू बढ़ेगी। तो यह कभी 2 नहीं हो सकता, NB बढ़ने से ये कभी 2 नहीं हो सकता, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ऐसे चेक करना। फिर से मैं दोबारा सुनिएगा, टेंशन बढ़ाने पे N बढ़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा व्हेन द टेंशन इन B इज स्लाइटली इंक्रीज देन बीट फ्रीक्वेंसी चेंजेस टू 2 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो जाता है, यानी NB बढ़ाएंगे तो ये 4 की वैल्यू बढ़ेगी। अब 4 नहीं रहेगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 5-6 होना चाहिए। पर कह रहा है कि चेंजेस टू 2 हर्ट्ज, मतलब बदल कर 2 हर्ट्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा, NB बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे चेक करिए, यदि NB बढ़ेगा तो ये निश्चित रूप से 4 से वैल्यू घटेगी, यानी ये वाला करेक्ट हो गया। तो यानी ये सेकंड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है आपको यह चेक करने के लिए दिया हुआ है कि NA बड़ा है कि NB बड़ा है। यहाँ से आप समझ गए। अब कह रहा इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज 30 हर्ट्ज, तो पुट कीजिए A की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज माइनस NB इज इक्वल टू 4। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ B इज इक्वल टू 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 26 हर्ट्ज। ठीक है, देन इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ B is 26 hertz, that will be your answer। बहुत बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 wire are fixed on a sonometer wire, their tension are in ratio T1 by T2 is equal to 8:1. The length are in ratio L1 by L2 is equal to 36 by 35. The diameter are in ratio D1 by D2 is equal to 4:1. And the density are in ratio, density को रो से ρ1 by ρ2 is equal to 1:2. Now find out the frequency of beat produce, यानी दोनों का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वही बीट होगा। इफ द नोट ऑफ हायर पिच, यानी जो एक है उसके बारे में बता रहा है कि एक 360 है, जो ज़्यादा वाला है वह 360 है, तो कम वाला पहले निकाल लेंगे तभी इन दोनों का डिफरेंस बता पाएंगे। तो आपको हिंट देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू। तो T1 बाई म्यू1 और यहाँ पे L1। उसी तरीके से 1/2L2 अंडर रूट T2 बाई म्यू2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आगे सॉल्व जरा करिए तो आप खुद से। देखिए यहां से L2 बाई L1 अंडर रूट T1 बाई म्यू1, तो देखिए अंडर रूट T1 बाई T2 हो जाएगा और म्यू2 बाई म्यू1 हो जाएगा। और म्यू बराबर रो इंटू डेंसिटी होता है, रो इंटू एरिया। तो लिखिए इसको मैं L2 बाई L1 अंडर रूट T1 बाई T2 इंटू म्यू2 को लिखूंगा रो इंटू एरिया। तो बाई म्यू2 है तो रो2 और A2 और डिवाइड बाई रो1 और A1।
अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। L2 बाई L1 इज इक्वल टू 35 बाई 36 अंडर रूट T1 बाई T2 इज इक्वल टू 8:1। डेंसिटी ρ2 बाई ρ1 इज इक्वल टू 2:1। एरिया का रेशियो वही होगा जो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर होगा, पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर अपन पाई R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। और जो देखिए अब जो डेंसिटी का रेशियो होगा वही एरिया का भी रेशियो होता है। तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 4:1, स्क्वायर करेंगे तो R1 स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर 16:1। उल्टा पुट करना है तो 1:16। ये पूरी वैल्यू अंडर रूट वाली कैंसिल हो जाएगी और आपके पास क्या बचेगा ये ज़रा देखिए। तो N1 बाई N2 ये दे रखा है द रेशियो विच इज N1 बाई N2 कितना आया ये, N1 बाई N2 इज इक्वल टू 35 बाई 36। इसका मतलब कि है N2 वाला बड़ा है इसीलिए इसका रेशियो वैल्यू देखिए ज़्यादा है। अब ये वैल्यू दे रखा है 360, पुट करिए। दिस इंप्लाई दैट अकॉर्डिंग टू कंडीशन N1 अपॉन 360 इज इक्वल टू 35 बाई 36। यहाँ से 10 हो जाएगा और यहाँ से हम लोग लिखेंगे N1 बराबर 350। देखिए लोअर फ्रीक्वेंसी वाले की भी वैल्यू आ गई। तो एक है 360 और एक है 350। तो बीट फ्रीक्वेंसी NB इज इक्वल टू N2 माइनस N1 विच इज इक्वल टू 360 माइनस 350 इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज और दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन था ये। Moving to the next question, a tuning fork of frequency 30 Hz resonate with an air column closed at one end at 27 है ये 27 डिग्री सेल्सियस। How many beat will be produced per second in the vibration of fork and the air column at 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साउंड का के थ्रू जो बीट फॉर्मेशन, अभी पिछले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो बीट फॉर्मेशन था ट्रांसवर्स वेव के लिए, स्ट्रिंग वेव के लिए। अब जो फॉर्मेशन है अब साउंड वेव के लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में है a tuning fork of frequency NF is equal to 300 Hertz resonate with air column closed at one end। ये देखिए एक एंड से है और ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, एक एंड से क्लोज है और 27 डिग्री सेल्सियस है। आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि N1 बाई N2 जो होता है वह साउंड केस में देखिए तो हम लिखते हैं कि V बाई 4L यहाँ पे, तो V1 बाई 4L अपॉन V2 बाई 4L। तो L वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे V1 बाई V2 N1 बाई N2। और टेम्परेचर के केस में आपको बताएं तो चूंकि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गामा RT बाई M होता है, तो यहाँ पे बाकी टर्म कांस्टेंट थे, जब रेशियो में लगे तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें लिखने में कोई हर्ज नहीं है, T1 बाई T2 लिख देंगे, जहाँ पे T1 T2
केल्विन स्केल में होना चाहिए। अब देखो बेटा 27 डिग्री सेल्सियस या हम लिखेंगे इसको 300 केल्विन। तो जब इसके साथ रेजोनेट कर रहा है तो इसको हमने कह दिया दिस वन इज योर N1, इसी के साथ। हाउ मेनी बीट विल बी प्रोड्यूस पर सेकेंड इन द वाइब्रेशन ऑफ फॉक व्हेन एयर कॉलम इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये आपका है टेम्परेचर T1। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273, ये अब आपका हो गया T2। तो इसके रिस्पेक्ट में जो N2 होगा पहले आपको ये निकालना होगा और आंसर में N1 माइनस N2 का मॉड बताना है, N1 माइनस N2 का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहां से हम लोग लिखेंगे N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू अंडर रूट 300 बाई 273 और N1 की भी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। N1 इज इक्वल टू है आपका 300। तो यहां से N2 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे N2 इज इक्वल टू, देखिए तो 300 अंडर रूट 273 डिवाइड बाई 300। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और N2 आप निकाल लेंगे। आपका कैलकुलेशन मैं आपके एंड पे छोड़ रहा हूं और आपको फिर N1 माइनस N2 का मॉड निकालना, दैट विल बी योर N2। ठीक है। तो कैलकुलेशन मैं आपके एंड पे छोड़ रहा हूं, बाकी जितने भी प्रोसीजर थे आपको क्लियरली मैंने बता दिया क्या कंसेप्ट है। Moving to the next question, wavelength of two sound wave is 49 centimeter and 50 centimeter respectively. So lambda 1 is equal to 49 centimeter and lambda 2 is equal to 50 centimeter. If the room temperature is 30 डिग्री सेल्सियस एंड द साउंड स्पीड इज 30 डिग्री सेल्सियस यानी 273 प्लस 30 इज इक्वल टू 303 केल्विन एंड द साउंड टेम्परेचर साउंड स्पीड v इज इक्वल टू और ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, तो 332 मीटर पर सेकेंड। कब? जब टेम्परेचर T बराबर 273 केल्विन है तब। फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय द टू वेव्स। जो दोनों वेव डेवलप होंगी उससे जो बीट फॉर्मेशन होगा वह कितना होगा, जरा ट्राई कीजिए। तो आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे आपको V निकालना है। तो हमें पता है कि V1 बाई V2 या ऐसे लिख देते हैं, V at 0 degree Celsius upon V at 30 degree Celsius is equal to under root 273 divided by 303। तो यहाँ से V at 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V 30 एक नोटेशन है और V at 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 और अंडर रूट 303 डिवाइड बाई 273 ये आ गया। चलिए इसका यूज हम करेंगे। अब बीट फ्रीक्वेंसी NB इज इक्वल टू N1 माइनस N2
तो हम लोग लिखेंगे v 30 डिग्री पूछा है तो v बाई लैम्डा 1 माइनस v बाई लैम्डा 2, यहाँ से v कॉमन होगा और 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, तो यही है v यानी v 30 है, पुट करना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे 332 अंडर रूट 303 डिवाइड बाई 273 ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा यूनिट का 1 अपॉन 0.49 माइनस 1 अपॉन 0.50, और जब इसको ये सॉल्व करते तो अप्रॉक्स 14 या 14 हर्ट्ज के बराबर आता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। पिछले यदि क्वेश्चन में देखें और इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे एक ऑर्गन पाइप के साथ या रेजोनेंस ट्यूब के साथ या मैचिंग करने की बात कर रहा था, और यहाँ पे भी हम लोगों ने V1 बाई V2 का रिलेशन अंडर रूट T1 बाई T2 के हेल्प से दोनों को कंबाइन किया था। तो फिर उसके बाद N2 निकाला, फिर N1 माइनस N2 को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में यदि देखें तो सेम वही रिलेशनशिप है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे वेवलेंथ हमको दे रखा है, इसलिए ये कैलकुलेशन इजी था हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए स्ट्रिंग अंडर टेंशन 129.6 न्यूटन प्रोड्यूस 10 बीट व्हेन इट इज वाइब्रेटेड अलोंग ए ट्यूनिंग फॉर्क। स्ट्रिंग है तो पहले v अपॉन 2l लिखेंगे या 1 अपॉन 2l अंडर रूट t बाई म्यू लिखेंगे, और विच विल बी योर फ्रीक्वेंसी फॉर दिस स्ट्रिंग। अब कह रहा कि यह 10 बिट फॉर्मेशन करता है जब वो यह वाइब्रेट करता है एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज टू 160 न्यूटन देन द साउंड इज यूनिसन, मतलब फ्रीक्वेंसी मैच कर गई विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क, द फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1 अपॉन 2l अंडर रूट T1 बाई म्यू, म्यू तो सेम है, और इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी N1। और यदि फ्रीक्वेंसी को यदि बढ़ाया जाता है, मान लीजिए N2 है और वह ट्यूनिंग फॉर्क के साथ मैच कर गया, कब 1 अपॉन 2l अंडर रूट 160 न्यूटन कर दिए और म्यू को वही रखा हमने। तो पूछ रहा है अब कि बताइए, और एक और भी चीज़ें दे रखा कि N1 माइनस N2 का जो डिफरेंस है वह 10 है। पहले आप डिवाइड कीजिए और चीज़ों को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ मैं 1 अपॉन 2l अंडर रूट 129.6 अपॉन म्यू। तो बता दीजिए तो N2 की क्या वैल्यू आएगी, कीजिए। डिवाइड कीजिए। यदि डिवाइड करते हैं N1 बाई N2 इज इक्वल टू अंडर रूट
ये हो जाएगा अंडर रूट T1/T2। अब आपको ये समझना है कि N1 की जो वैल्यू है ये तो निश्चित रूप से T2 ज़्यादा है क्योंकि वो 160 है और T1 हमका 129 है, तो ये N2 कह रहा है कि 10 ज़्यादा है 10, N1 माइनस N2 यानी N2 बराबर N1 माइनस 10, या हम लिखेंगे N1 इज इक्वल टू, तो कहेंगे N1 इज इक्वल टू ये N2 बड़ा है तो इसको मॉड से यदि हटाएंगे, इसको पहले मॉड में रखेंगे, दिस इम्प्लाई दैट N2 हमारा बड़ा, तो ये क्लियर है कि N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 10 होगा। पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। तो यहाँ से N1 इज इक्वल टू हम लिखें तो N1 इज इक्वल टू N2 माइनस 10, तो ऊपर लिख देंगे हमने N2 माइनस 10 अपॉन N2 इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए T1/T2 129.6 डिवाइड बाई 160। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है अंडर रूट 0.81। यहाँ से लिखेंगे N2 माइनस 10 बाई N2, और ये वाला देखिए अब टर्म मैं हटा रहा हूँ अब, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग N2 माइनस 10 अपॉन N2 इज इक्वल टू 0.9, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे N2 माइनस 100 इज इक्वल टू 0.9 N2, इधर किया हमने तो ये हो जाएगा 0.1 N2 इज इक्वल टू 10, यानी N2 इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, और यही आपका होगा ट्यूनिंग फॉर्क की भी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये देखिए हम लोगों को बीट पे जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किए थे, पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन ये था जिसमें हमको अंडरस्टैंडिंग बनानी थी कि N1 N2 कौन सा बड़ा होना चाहिए यदि ऐसा कंडीशन दिया है, तो दो में से कौन सा करेक्ट होगा, उस पर हमने एक क्वेश्चन किया। दूसरा क्वेश्चन था एक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था, और ये था, ठीक है, जहाँ पे हमको ट्यूनिंग फॉर्क के साथ मैचिंग था इस ट्यूब का, वहाँ से हम लोगों ने N1 और N2 की वैल्यू कैलकुलेट किया था, और N1 माइनस N2 इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिएगा, ये वैल्यू 10 हर्ट्ज के बराबर आएगी। ठीक है, इसमें मैंने आपको छोड़ रखा है होमवर्क के लिए, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। फिर ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का था, और ये फिर ये क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों अभी तक के लिए बीट फॉर्मेशन की। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो कि डॉपलर इफेक्ट है। देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है कि when two या ऐसे ना डिफाइन करें, लिखेंगे when there is relative motion between sound source and observer, then frequency heard by sound frequency heard by observer is vary from, बदलता है या चेंज रहता है
एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, यही जो वेरिएशन है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कुछ और होता है जो कि साउंड सोर्स एमिट करता है, रिलीज करता है, और जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है वह फ्रीक्वेंसी को हम लोग अपरेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी वेरिड फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और यही फिनोमिना, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, यही फिनोमिना डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। जरा देखिए, यहाँ पे कोई एक साउंड सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी को मैं एन नॉट कह रहा हूँ, दैट वन इज इट्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और जब साउंड यहाँ से रिलीज करता है तो साउंड की स्पीड मान लिया Vs है, एस, चलिए Vs ने एक नया नोटेशन देंगे, यहाँ पे साउंड C इज द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा और यह अनअपरेंट, ये जो सुनेगा, तो अनअपरेंट वैरी फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। कब? चाहे ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए या इससे दूर जाए, या ये रेस्ट में रहे, ये इसकी तरफ जाए ऑब्जर्वर, या दूर जाए, यानी कोई इनमें से कोई एक मोशन करे या दोनों मोशन करें, दोनों इधर भी जा सकते हैं, दोनों इधर भी जा सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा सकते हैं, और एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। यानी ऐसी ढेरों सारी प्रोबेबिलिटी के साथ, इन ढेर सारी संभावनाओं के साथ जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगा वह हर एक केसेस के लिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, यानी जो सुनाई देगा वह अलग होगा, दैट वन इज कॉल्ड अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उससे अलग होगी, और यही फिनोमिना डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। तो कौन से केस में क्या होगा इसकी चर्चा हम लोग अभी बताता हूं मैं आपको, इसको पहले लिखिए। यहां पे डॉपलर इफेक्ट व्हेन सोर्स इज रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग। जरा देखिए, क्या रिलेशन बन के आता है। यह सोर्स रेस्ट में है, ये सोर्स है आपका, ये ऑब्जर्वर, यहां से साउंड जब इसकी तरफ जाएगा तो वह c वेलोसिटी से मान लो जा रहा है। यहाँ पे Vs इज द स्पीड ऑफ साउंड जो कि 0 है। यहाँ पे ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को हम लोग Vo से डिनोट करते हैं, जो कि ये इधर की डायरेक्शन में आ रहा है। इसका n नॉट जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग v बाई लेमडा, तो यहाँ पे साउंड की स्पीड को c लिख रहे हैं, c बाई लेमडा नॉट इज कॉल्ड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, यहाँ से c मीटर से साउंड इसकी तरफ अप्रोच करेगा और v नॉट से खुद ही आ रहा है, तो इफेक्टिव जो साउंड अप्रोच करेगा तो n अपरेंट इज इक्वल टू c प्लस v नॉट, और अपॉन जब सोर्स रेस्ट में है तो जो वेवलेंथ होगा, इफेक्टिव वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। तो अच्छा, जब इससे दूर जाएगा तब तो कहेंगे c माइनस हो जाएगा, तो c प्लस माइनस v नॉट अपॉन लैम्डा नॉट। और यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू को यदि मैं इसके फॉर्म में लिखूं तो देखिए क्या लिखूंगा मैं,
सी बाई एन नॉट, तो पुट करते हैं हम लोग, तो देखिए सी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन सी बाई एन नॉट, ये रहा रिलेशन। कब? जब सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मूविंग कंडीशन में है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि साउंड सोर्स देखिए रेस्ट में है, इसलिए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं होगा, पर ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से जो साउंड 1 सेकेंड में रिसीव करेगा तो सी मीटर पर सेकेंड से नहीं, सी प्लस वी से होगा, जब दूर जाएगा तो सी माइनस वी से, तो सी प्लस माइनस वी अपॉन एन नॉट, और यहाँ से एन नॉट की वैल्यू उठाकर एन नॉट के फॉर्म में पुट कर दिया, रिलेशन हो गया एन नॉट सी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन सी। ध्यान रखिएगा जब ऑब्जर्वर सोर्स के पास आएगा तो ऊपर प्लस लिखेंगे, सोर्स से दूर जाएगा तो माइनस लिखेंगे। अब इसके बाद कंडीशन हो सकता है कि सोर्स जब ये रेस्ट में हो, सोर्स मूविंग होगा तब क्या होगा, जब दोनों मूविंग होगा तब क्या होगा, तो हर चीज़ में अलग अलग रिलेशन अभी डिराइव होगा, सिर्फ प्लस माइनस का ही इसमें खेल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे कि क्या क्या और सिचुएशंस हो सकते हैं डॉपलर इफेक्ट केस में, और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और एक क्लास में और लूँगा आपका डॉपलर इफेक्ट में, जो कि लास्ट क्लास होगा सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑन इज टू ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।